कहानी है बिट्टू की, जो अपने हाई स्कूल में बुरी तरह बुली होता था। हर दिन उसके साथ बेइज्जती, मारपीट और घिनौने मजाक किए जाते थे। उसे हमेशा कमजोर समझा जाता था और उसके बुलीज को पूरा यकीन था कि बिट्टू कभी उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वे कोई आम स्टूडेंट्स नहीं थे, बल्कि एक खतरनाक गैंग के सदस्य थे जिनका पूरे स्कूल में दबदबा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बिट्टू के हाथ उसके बड़े भाई का मोबाइल फोन लग जाता है और उसका बड़ा भाई कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि सिटी का एक खतरनाक गैंग का लीडर होता है। शुरुआत में बिट्टू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा फोन उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। धीरे धीरे वही लड़का जो कल तक दूसरों के डर में जी रहा था, अपने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करने लगता है। एक एक करके वह अपने सभी बुलीज से बदला लेता है और हालात ऐसे बदलते हैं कि पूरी गैंग सिर्फ एक फोन के इशारों पर चलने लगती है। तो भाइयों, आज से हम इस नई मानवा सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि इस मानवा के अभी तक 129 चैप्टर्स रिलीज हो चुके हैं, इसीलिए मैं इस पूरी सीरीज को लगातार और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एक शाम के वक्त हाईवे पर एक बाइक तेजी से भाग रही थी। उसके पहिए सड़क से रगड़ खाके सफेद धुआं उड़ा रहे थे। सिर से पैर तक राइडिंग गियर से ढका था एक यंग पर्सन जो इंपीरियल गैंग का चीफ है, जो कोरिया के सबसे बड़े गैंग्स में से एक है। वो अभी भी आराम से अपना स्टीयरिंग संभाले हुए अपनी बाइक भगा रहा था। अचानक उसकी आंखों में सीधा एक चकाचौंध रोशनी आई। एक ट्रक जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसी रोड पर आ रहा था। बदकिस्मती से ट्रक का कंट्रोल बिगड़ गया और वो गार्ड रेल से टकरा गया। पलक झपकते ही ट्रक हवा में उड़ता हुआ सीन पूरा सुपर हीरो जैसा दिखा। उस आदमी ने हैरानी से ऊपर देखा और अपने ऊपर एक विशाल ट्रक को देख लिया और कहा, चाहे मैं कितना भी सावधान रहूं, फिर भी कोई न कोई कांड हो ही जाते हैं। सीन एक स्कूल में आता है जहां हमारे बिट्टू को उसके 2 क्लासमेट्स ने बुली कर रहे थे। उनमें से एक छोटे हाइट का स्टूडेंट जिसका नाम चैंग ही है, उसके बिट्टू के बाल पकड़कर खींचे और फिर मुंह बनाकर बोला, अबे साले बिट्टू, हेयर कट करवा ले इडियट। अगर मैं रोज ऐसा करूं तो तेरे साइड के बाल गिर जाएंगे। बिट्टू ने मन ही मन सोचा कि अगर कोई और होता तो मुझे यकीन नहीं कि मैं चुपचाप बैठा रह पाता। उसने जोर से डेस्क पर हाथ पटका। उसी वक्त चैंग ही ने उसके साइड बालों का गुच्छा खींच लिया और मासूम बन के बोला, तेरे बाल तो गिर गए भाई। बिट्टू की आंखों में फ्रस्ट्रेशन के आंसू आ गए जो किसी भी वक्त बहने वाले थे। ये सब यही नहीं रुका। चैंग ही ने उसे थप्पड़ मार जड़ दिया और जोर से पूछा, क्या बे, तू मेरा कुछ उखाड़ लेगा क्या? हर सवाल के साथ उसने जोरदार मुक्का मारा दिया। चैंग ही फिर से हाथ उठाने वाला था बिट्टू को मारने के लिए, तभी अचानक एक हाथ आया और उसकी कलाई पकड़ ली। असल में बिट्टू खड़ा हो गया था खुद को बचाने के लिए। ये देखकर कि आज इसने हिम्मत करके अटैक रोक दिया, चांघाई ने उसे घूरा और बोला, देखो इस साले हरामी को। उसके पीछे खड़ा बुली लड़के का दोस्त भी हैरान लग रहा था। उसने बिट्टू से कहा, बास्टर्ड, तेरे पिछवाड़े में इतना दम कैसे आ गया साले? बिट्टू ने फ्रस्ट्रेशन में उसे घूरा और मन ही मन हमें बताया कि ये बौना सिर्फ 160 सेंटीमीटर का ये बास्टर्ड सिर्फ अपने दोस्तों के दम पे उछलता है। सच कहूं तो अगर मैं इसे दबाकर हाथ पकड़ लूं तो मेरी जीत हो सकती है, लेकिन असल में कुछ बहुत डरावना है। अगर मैं गलत कदम उठा लूं तो ये साले मेरी कब्र खोद देंगे। बिट्टू ने कल्पना की कि साइड से एक विशाल ट्रक उनकी तरफ तेजी से आ रहा है। मैं ट्रक से टकरा जाऊंगा, लेकिन रियलिटी में उसे एक बड़े मसल्ड वाले लड़के ने एक खतरनाक पंच देकर बिट्टू को दूर गिरा दिया। सीन देखने वाले स्टूडेंट्स भी उस गैंग की भयानक ताकत से डर के मारे सफेद पड़ गए थे। वो बड़ा स्टूडेंट बिट्टू से पूछ रहा था, तूने उसका हाथ क्यों पकड़ाने साले? तू लड़ना चाहता है क्या? तू बुली है क्या? चैंग ही उसके बगल में खड़ा जोर जोर से हंस रहा था, कह रहा था कि मैं तो डर से चीखने वाला था। ये बोलकर वो बिट्टू का मजाक बना रहा था। अचानक स्टूडेंट्स की भीड़ आ गई चैटिंग करती हुई। कौन किसको बुली कर रहा है बे? किसी ने झट से चिल्लाया, डिस्पर्स। बिट्टू घायल और बुरी तरह पीटा हुआ फर्श पर ढेर हो गया। बिट्टू ने खुद सच्चाई समझ ली कि स्कूल में कोई अकेला बंदा इनके पूरे ग्रुप नहीं हरा सकता, इसलिए उसने चुप रहना सीख लिया और वो चुपचाप मार खाता रहता है। जो बड़ा मसल्स वाला स्टूडेंट जिसका नाम सियोक होता है, बिट्टू बताता है कि ये टीम 1 के इन्फ्लुएंशियल लोगों का एक ग्रुप बिट्टू को घेर कर ड्रामा देख रहा था। कुछ बात कर रहे हैं कि इस लड़के को क्या हो गया है और एक कहता है क्या कोई इसे पीटना चाहता है। चेंज ही बीच में आया और बोला, इस साले लूजर को तो। वो आगे बढ़ा घमंड से और बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बिट्टू, आखिर तूने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? सवाल पूछते ही उसने फिर से एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और टोंट मारते हुए कहा, तू मेरा क्या उखाड़ लेगा बे? तू क्या कोई ताइक्वांडो मास्टर है? आसपास सब हंस रहे थे
और बिट्टू का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन किसी ने उसके लिए मुंह नहीं खोला। उसने गाल पकड़ा और लाइफ की फिलॉसफी सोचने लगा। जब स्कूल में तानाशाह ग्रुप हो तो मैंने एक ही बात सीखा है, मुंह बंद रखो और चुपचाप सब सहन करो। सीन शिफ्ट हो गया स्कूल कैफेटेरिया में। मिन्नगुक को जब पता चला बिट्टू के साथ क्या हुआ तो वो गुस्से से भड़क गया और कहा, मैं ये सहन नहीं कर सकता। मेरे एलिमेंट्री स्कूल के दोस्त को ये साले लोग मार कैसे सकते हैं। मैं अब चुपचाप नहीं बैठ सकता। बिट्टू ने तुरंत मुख दबाया और याद दिलाया, चुप कर आइडियट, तुझे भी मार खानी है क्या? देख हम लगभग मर गए थे। सियोक और चैंग ही भी कैफेटेरिया में थे। दोनों जोश से बात कर रहे थे। सियोक बोला, इस बार एम्परर्स गैंग ने मुझे कांटेक्ट किया। चैंग ही ने क्यूरियसली पूछा, क्या बात कर रहा है ब्रो, सच में? फिर वो कहता है, मतलब तू अब हाई लेवल गैंगस्टर्स के साथ हैंग आउट करने वाला है। मिन्नगुक ने होंठ काटकर और उन दो बुलीज लड़कों को घूरते हुए कह रहा होता है कि जब वो बास्टर्ड साल बोना चैंग ही बड़ा अनाइंग है। काश वो कार से टकरा जाए और निपट जाए। बिट्टू उदासी से बोला, हम कुछ नहीं कर सकते भाई, टीम 1 वाले उसके पीछे खड़े हैं। खाते वक्त मिन्नगुक लगातार बोलता रहता है, भाई मैं बॉक्सिंग सीख रहा हूँ, अब मुझे किसी का डर नहीं, यहाँ तक कि टीम 1 का भी नहीं। बिट्टू ने साफ साफ पूछा, तू खुद को स्ट्रॉन्ग समझता है? बिट्टू ने कहा, एक बार जब मार पड़ेगी ना तो सब बॉक्सिंग भूल जाएगा। मिन्नगुक ने बिट्टू से कहा कि मेरे भाई तू ये सब क्यों सहता रहता है? तू अपने बड़े भाई से क्यों हेल्प नहीं ले लेता? सुना है वो भी काफी खतरनाक फाइटर है। बिट्टू का एक्सप्रेशन बदल गया और उसके मुंह से एक वर्ड निकला, मेरा भाई। उसने सोचा, हाँ मेरे पास एक भाई तो है। सीन पास्ट में जाता है जहां एक बार बिट्टू घर गया और अपने बड़े भाई से बोला, भाई ईयर 1 का लड़का मुझे मारता रहता है और बुली करता है, क्या तू मदद कर सकता है? तू फाइटिंग में बहुत अच्छा है, मैं अब सहन नहीं कर पा रहा, मैं मर जाऊंगा। बिट्टू का चेहरा सूजा हुआ था और घावों से भरा था। उसे लगा कि उसका भाई उसके लिए खड़ा होगा, लेकिन उसके बड़े भाई जिसका नाम म्यूजे है, ठंडे स्वर में कहा, ऐसा है तो मर जा। उसने बिट्टू पर पानी की बोतल भी फेंक दी, जिससे वो शॉक्ड रह गया। वो पानी की बोतल जोर से फर्श पर गिरी और माहौल और भी स्ट्रेसफुल हो गया। लेकिन उसके बड़े भाई जिसने ठंडे स्वर में कहा, तू इतना कमजोर है कि तेरे लिए मरना ही बेस्ट ऑप्शन है। बिट्टू फर्श पर ढेर हो गया और दयनीय ढंग से विनती करने लगा, भाई प्लीज। जितना ज्यादा बिट्टू रोता उतना ही उसका भाई गुस्सा होता जाता। उसका बड़ा भाई बिट्टू से कहता है, तू मुझे भाई क्यों बोलता है? अगर फिर से बोला तो मैं तुझे यहीं जिंदा दफन कर दूंगा। फ्रस्ट्रेशन और ह्यूमिलिएशन के आंसू बिट्टू के चेहरे पर बहने लगे। आखिरकार उसका सब्र टूट गया और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया, तू इतना सेल्फिश क्यों है? क्या मैं हमारे परिवार में अकेला बचा हूँ? तू मुझसे ऐसा ट्रीट क्यों कर रहा है? अब दुनिया में सिर्फ हम 2 ही बचे हैं, हम तो सगे भाई हैं। मुझे तुझसे नफरत है। प्रेजेंट में उन दुखद यादों को याद करने के बाद बिट्टू ने मिन्नगुक से कहा, मेरे भाई के बारे में मत पूछ यार, हम 3 साल से एक दूसरे को नहीं देखे, मुझे पता भी नहीं वो कैसा है, कोई आइडिया नहीं, लेकिन मुझे यकीन है वो अभी भी लोगों को पीट रहा होगा और मेरे जैसे किसी कमजोर को कचरे की तरह ट्रीट कर रहा होगा। फिर अचानक बिट्टू का फोन बजा, अननोन नंबर से। बिट्टू कहता है, ये कौन है? जैसे ही उसने उठाया वो बोला, हेलो, मैं कोई इंश्योरेंस नहीं ले रहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। इसके बाद बिट्टू उससे बात करने लगता है और बिट्टू का चेहरा अचानक सफेद पड़ जाता है। उस कॉल के बाद वो तुरंत सिटी हॉस्पिटल की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर उसने अपने बड़े भाई म्यूजे को देखा, जो सिर से पैर तक पट्टियों से बंधा प्राचीन मम्मी जैसा था। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम उसके रिलेटिव हो? बिट्टू ने कांपते हुए जवाब दिया, हाँ। उसका पूरा शरीर और ज्यादा कांपने लगा। डरी आवाज में बिट्टू ने कहा, हाँ वो मेरा भाई है। और ये सब कैसे हो गया? उसके बगल में खड़ा पुलिस वाला ने पूरी घटना बताई। असल में वो रात में नेशनल हाईवे पर मोटरसाइकिल चला रहा था ताजुन के पास, लेकिन 5 टन के ट्रक से टकरा गया। अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था। मुझे लगता है वो तुरंत मर गया। मैं बहुत वोरिड था, लेकिन लकीली मैं उसके फैमिली तक पहुंच सका। बिट्टू शौक में जड़ होकर खड़ा रह गया। सोचने लगा, क्या वो सच में मुझे छोड़कर चला गया? वो हमेशा मुझे कचरे की तरह ट्रीट करता था। क्या कभी उसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? जब वो तेज रफ्तार से जा रहा था, एक पल सोचने के बाद बिट्टू मुड़ा और चलने लगा। पुलिस वाला हैरानी से पूछा, हे स्टूडेंट, तुम कहाँ जा रहे हो? बिट्टू ने अपनी लाइफ के सबसे बुरे वक्त को याद किया। उजाड़ घर में अकेला खड़ा, चाहे वो कितना भी रोले, कोई कंफर्ट करने वाला नहीं था।
म्यूजे के पास्ट एक्शंस की वजह से बिट्टू हार्टलेस हो चुका था। वो सोचता है मैं अपने भाई के बॉडी को वापस नहीं लूंगा। पीछे से डॉक्टर और एक ऑफिसर उसे देखते रहते हैं। बिट्टू के कान में अचानक मिनगुक की आवाज गूंजती है। वो बास्टर्ड चैंग ही बड़ा अनाइंग है, काश वो कार से टकरा जाए। बिट्टू सोचता है मेरा भाई भी उन बुली जैसा ही था, शायद किसी ने उसके मौत के लिए भी विश मांगी थी। बिट्टू कहता है ऐसे बास्टर्ड को फ्यूनरल की जरूरत नहीं, कोई मौन नहीं करेगा, बस अकेला इस दुनिया से गायब हो गया। जैसे ही बिट्टू वो बाहर निकला, पुलिस वाला दौड़ता हुआ आया और एक बॉक्स पकड़ाकर बोला, हे स्टूडेंट रुको। पास आकर पुलिस वाला कहता है मैं समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ, तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि फ्यूनरल के पैसे नहीं है ना। उसे अनक्लेम्ड बॉडी की तरह छोड़ देना पेनफुल होगा। आजकल ऐसे कई लोग हैं। बिट्टू हिचकिचाया और कहा सर मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। पुलिस वाला ने बॉक्स उसे थमा दिया और कहा ये लो, मैं लगभग भूल ही गया था, ये ले जाना, ये तुम्हारे भाई के बिलोंगिंग्स हैं जो एक्सीडेंट सीन से मिले, कम से कम उसकी कुछ चीजें तो रख लो। बिट्टू अनमने ढंग से बॉक्स को ले लिया और सोचने लगा कि मुझे इनकी सच में जरूरत नहीं। सूरज ढलने लगा। बिट्टू एक पुल के बेंच पर उदास बैठा था। बिट्टू खुद से बात करते हुए कहता है कि मैं सोचता था वो किसी से नहीं डरता था और उसने अपनी लाइफ सिर्फ अपनी मर्जी से जी और आखिरकार मर गया। बिट्टू थोड़ा गुस्से और इमोशनल होकर कहने लगा कि आखिर उसे बास्टर्ड ने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया और अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। वह बिल्कुल अकेला बच गया है। बिट्टू ने आंसू पोंछे और खुद से कहता है आखिर वो क्यों रो रहा है। उसने उसको कभी अपना भाई मान ही नहीं, उसके लिए वो आंसू क्यों बहा रहा है। अचानक बॉक्स के अंदर से फोन की रिंग बजी। उसने क्यूरियसली बॉक्स में हाथ डाला। बॉक्स से आवाज क्यों आ रही है। बिट्टू बेहद सरप्राइज्ड था। बॉक्स के अंदर से एक फोन मिला, वो अभी भी ऑन है। 2 मिनट पहले एक मैसेज आया था, कैप्टन आपका रोड ट्रिप कैसा रहा। बिट्टू ने सोचा ये मेरे भाई को कैप्टन क्यों कह रहे हैं। बिट्टू हमेशा सोचता था वो कहां और कैसे रहता है और सोचता है कि क्या वो किसी गैंग का कैप्टन है। उसने लॉक स्क्रीन पर जेड ड्रा करने की कोशिश की, ये सोचकर कि ट्राई करके देखते हैं। बिट्टू खुशी से उछल पड़ा क्योंकि फोन अनलॉक हो गया था। बिट्टू फोन के मैसेजेस जितना पढ़ता गया उतना ज्यादा सरप्राइज्ड होता गया। ये मैसेजेस फेलो गैंगस्टर्स ने उसके भाई म्यूजे को ही भेजे थे। फिर बिट्टू को इन मैसेजेस के बीच एक मैसेज दिखता है कि योगिनल हाई स्कूल से सियोक को कांटेक्ट करने के बारे में। सेम आगे लिखा हुआ था कि इस बंदे की फिजिक और पर्सनैलिटी काफी बढ़िया है, मैं ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट कर रहा हूं उसे रिक्रूट करने के लिए, और लिखा था कि डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बिट्टू ने सोचा सियोक की पर्सनैलिटी घंटा अच्छी है, वो साला बस कमजोर स्टूडेंट्स को बुली करता रहता है। बिट्टू तो वैसे भी से फ्रस्ट्रेट थे। उसने उसको रिप्लाई में लिख दिया कि व्या सियोक एक पीस ऑफ ट्रैश है, उस जैसे आदमी के लिए तो 2 बार मरना भी काफी नहीं। बिट्टू ने खुद को संभाला और उसे ये लिखकर थोड़ी शांति मिली। फिर बिट्टू ऊपर पिन चैट रूम देखने लगता है। वो ओपन चैट रूम था जिसमें सारे ऐसे ही गुंडे लोग थे। बिट्टू ने कहा ये सब के सब बास्टर्ड हैं। उसने उसी ग्रुप में मैसेज कर दिया कि सभी लोग गैपॉन हाई स्कूल में इकट्ठा होंगे। बिट्टू ने तुरंत प्लान बना लिया, मैं इन सबको इकट्ठा करूंगा और सबको अरेस्ट करवा दूंगा। मैं 112 कॉल करके रिपोर्ट कर दूंगा। अब अचानक एक फैमिलियर हाथ आया और उसके साइड के बाल को पकड़ लिया। वो और कोई नहीं चैंग ही था। उसने बिट्टू के साइड के बाल खींचे और कहा क्यों ने साले बिट्टू, यहाँ क्या कर रहा है तू क्रेजी बास्टर्ड, तुझे अकेले रहना अच्छा लगता है क्या। बिट्टू सोचता है ये बास्टर्ड यहाँ कैसे आ गया। चैंग ही बिट्टू के बगल में रखे बॉक्स के बारे में क्यूरियस था। कहता है ये क्या है। वो कहता है कि ये तो मेमोरियल सर्विस है। चैंग ही कहता है कि क्यों बे बिट्टू, तेरे फैमिली में कोई निपट गया क्या। ये कहकर चैंग ही खुशी से हंसता हुआ बॉक्स पकड़कर सारी चीजें बाहर फेंकने लगा। बिट्टू की आंखें फैल गईं उसके आउटरेजियस एक्ट को देखकर। उस बॉक्स की सारी चीजें नदी में गिर गईं। म्यूजे की सबसे प्यारी हेलमेट भी दीवार से टकराकर नदी में गिर गई। चैंग ही नदी किनारे खड़ा मासूम बन के बोला भाई गलती से सब गिर गए यार, तू गुस्सा मत करना। बिट्टू ने मन में सोचा उसका भाई एक ट्रैश था, मुझे उसके मरने का दुख नहीं, मुझे उसकी चीजों की भी जरूरत नहीं क्योंकि वो कभी मेरे लिए वहाँ था ही नहीं, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है। चैंग ही स्मिर्क करके पूछा अब मैं क्या करूं। बिट्टू पागल की तरह उसकी तरफ झपटा ये कहते हुए साले बोने, तेरे को ऐसा करने का कोई हक नहीं। उसने चैंग ही को धक्का दिया और वो पीछे गिर गया। वो डर से पीछे मुड़ा लेकिन देर हो चुकी थी। दोनों नीचे रोड पर फ्रीली गिर गए। सब कुछ चौटिक हो गया। चैंग ही मुंह के बल रोड पर गिरा और लगातार कराह रहा था।
उसने रिसेंटमेंट से बिट्टू की तरफ देखा और कहा, साले बास्टर्ड। इतने में उसे तुरंत बिट्टू का एक जोरदार मुक्का पड़ा, जिससे वो जमीन पर फैल गया। बिट्टू ने अपनी बची हुई ताकत से गाली दी, बास्टर्ड कही के। कुछ सेकंड बाद वो नशे में धुत की तरह लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ और बोला, तू मुझे अंडर एस्टिमेट करता है जहां से मैं आता हूँ। बोलते ही उसने चैंग ही के जबड़े पर एक और किक जड़ दी। एडवांटेज लेते हुए बिट्टू ने अपना सारा पेंट अप फ्रस्ट्रेशन और ह्यूमिलिएशन उस पर निकाल दिया, ये कहते हुए कि हंसने की हिम्मत कैसे की, यहाँ मेरा फैमिली मेंबर मरा है और तू साला हंस रहा है। वो फिजिकली इतना इम्पैक्टेड था कि बोल भी नहीं पा रहा था। चैंग ही ने बची हुई ताकत से वार्न किया, तू अब बचेगा नहीं साले बास्टर्ड। बिट्टू अपने एक्शन से कुछ सेकंड के लिए जड़ हो गया। उसे तुरंत रियलाइज हुआ कि ओह माय गॉड, उसने ये क्या कर दिया। अचानक एक मस्कुलर आर्म प्रोजेक्टाइल की तरह उसकी तरफ आया। सियोक ने पूरी ताकत से बिट्टू को मुक्का मारा, जिससे बिट्टू रोड पर गेंद की तरह लुढ़क गया। पलक झपकते ही मानो जैसे बिट्टू इस फाइट को हार गया हो। वो आरोगेंटली खड़ा होकर चैंग ही से पूछा, यहाँ अभी क्या हुआ, क्योंकि वो बस 2 मिनट के लिए ही कन्वीनियंस स्टोर गया था। उसने चैंग को कहा, तू खून से क्यों लथपथ है। चांगहाई कमजोरी से बोला, सियोक मेरे भाई, उस बास्टर्ड बिट्टू ने मुझे अटैक किया, उसको छोड़ना मत। बिट्टू वहां पड़ा सोच रहा था, स्कूल में हम एक ट्रुथ सीखते हैं कि एक इंसान कभी एक ग्रुप को अकेले नहीं हरा सकता। सियोक स्ट्रेंज लुक के साथ उसके पास आया और बोला, इस साले के पीछे इतना दम है कि ऐसे तेरे को टच कर दिया। जमीन पर मार खाया हुआ चैंग ही बोल्डली बोला, उसकी फैमिली में अभी किसी का फ्यूनरल हुआ था, लगता है अब बिट्टू का भी यही हाल होने वाला है। सियोक बिट्टू के और पास आकर बोला, आ यहाँ बास्टर्ड। ये सुनकर बिट्टू भागने के लिए उठ खड़ा हुआ। मन में कहा, मुझे भागना है। सियोक ने देखा वो पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा, तो स्मिर्क करके पूछा, भाग साले, जहां तक भाग सकता है। वो फुल स्पीड से उसके पीछे दौड़ा। अचानक एक स्ट्रेंजर मोटरसाइकिल तेजी से आया और सियोक को स्लैश करके हवा में उड़ा दिया। चैंग ही जमीन पर पड़ा शॉक में देख रहा था। बिट्टू भी इस पर्सन के अप्रेनेस से सरप्राइज्ड था। अटैक से सियोक खून से सना सिर पकड़कर शेखी स्वर में पूछा, तू कौन है बे, और उससे क्या प्रॉब्लम है उसको। स्ट्रेंजर ने ग्रिन करके कहा, प्रॉब्लम तो तू खुद है साले। सियोक ने ऊपर देखा और शॉक हो गया। स्ट्रेंजर जिजेंग था। बिट्टू कोने में बैठकर सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा था। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन थैंक्स टू हिम मैं अब यहाँ से एस्केप कर सकता हूँ। सियोक मासूम बन के पूछा, भाई तुमने मुझे क्यों मारा। जिजेंग हिचकिचाया और बोला, एक्चुअली तू वो बास्टर्ड है जिसके लिए 2 बार मरना भी कम है, ये मेरे कैप्टन ने कहा था। बिट्टू को वो मैसेज याद आता है जिसको बिट्टू ने ही सियोक के लिए चैट ग्रुप में भेजा था। वो स्टंट था और बिलीव नहीं कर पा रहा था। इधर सियोक हकलाया और कहा, नो वे, मैं तो कभी तुम्हारे कैप्टन से मिला ही नहीं। बोलते ही जिजेंग आगे बढ़ा और उसे किक मारते हुए कहा, सॉरी लेकिन हमारे कैप्टन नॉर्मल सिचुएशंस में किल शब्द इस्तेमाल नहीं करते, उसे कहीं तुमसे मिलना जरूर हुआ होगा बास्टर्ड। सियोक फ्लस्टर्ड हो गया, कहता है कि व्हाट द हेल भाई, तुम ये क्या बक रहे हो। चैंग ही जमीन पर पड़ा कांग सियोक को पुकारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी भयंकर लोगों की भीड़ वहां आ गई। चैंग ही रोते हुए उनको रोकने लगा। इधर बिट्टू कुछ सेकंड जड़ होकर खड़ा रहा, सब इवेंट्स जोड़कर समझने लगा। तो वो मैसेज जो मेरे भाई के फोन से चैट ग्रुप में मैंने भेजा था, वो रियलाइज करने लगा मेरे भाई के अंडरलिंग्स होंगे जो उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। सियोक जो कभी जंगल का किंग था, अब डोसाइल कैट की तरह था। एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सबने सियोक को घेर लिया। लोग कहने लगे, ये वही सियोक बास्टर्ड है ना। कुछ कह रहे थे, देखो इस साले को इस छपरी के गले में कैसे इसने गोल्ड पहना है। कुछ कह रहे थे कि कैप्टन इस साले पे जरूर किसी रीजन से बहुत गुस्सा होंगे, तभी सबको इकट्ठा किया है। जिजेंग ने कामली सियोक को कंफर्ट किया और बोला, ज्यादा अपसेट मत हो बे, एक्चुअली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू ट्रैश है या नहीं, मैं बस उस बंदे को मारने आया हूँ जिसको हमारे कैप्टन ने मार्क किया है। ये हमारी एम्परर्स क्रू है। बोलते ही भीड़ वॉर की तरह आगे बढ़ी, जिससे सियोक डर के मारे सफेद पड़ गया। तरह तरह के वेपन्स बुलेट्स की तरह उसकी तरफ उड़ने लगे। मीनवाइल बिट्टू ने मौके का फायदा उठाकर चौटिक सीन से एस्केप कर लिया। बिट्टू सोचता है कि स्कूल में हम एक ट्रूथ सीखते हैं कि एक इंसान कभी पूरे ग्रुप को नहीं हरा सकता। आज के दिन मैंने एक और चीज सीखी, तू स्ट्रॉन्गर ग्रुप से ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो शायद तुझे रीजन नहीं पता। अब से मैं सारे बुलीज को वो फील करूंगा जो एक नॉर्मल बुली होने वाला करता है। वायलेंस एक्सीडेंट की तरह तुझे हिट करती है। बिट्टू ने अपने भाई म्यूजिक के ब्रोकन फोन को देखा और सॉफ्टली बोला, भाई थैंक यू। एक मैसेज पॉपअप हुआ कि कैप्टन हमने उस बास्टर्ड को सबक सिखा दिया है, आप आराम से अपना ट्रिप कंटिन्यू रखो। हमें दिखाया जाता है कि सियोक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है।
हमारा बिट्टू फोन के साथ अपने आप को एक डोमिनिक स्माइल करते हुए कहता है कि अब मैं इसका उपयोग करके अपने स्कूल और अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को निकला फेंकूंगा। बिट्टू अभी भी अपने भाई और उनके बीच मैसेजेस में इंगेज्ड था। शहर के हार्ट में पॉपुलेशन करीब 1.45 मिलियन। ये जगह अपने यूनिवर्सिटी टाउन की ग्रैंडर पर गर्व करती है, जिसमें 10 फॉर्मल यूनिवर्सिटीज और ढेर सारे कॉरपोरेट या नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। लेकिन इसके अलावा शहर के हाई स्कूल्स की सबसे बड़ी गैंग बैटल्स भी यहीं कन्वर्ज होती हैं। और बीच में मिनगुक भूल गया वो क्या कहने वाला था। बिट्टू पजल्ड होकर पूछा, भाई तू हिस्टोरिकल ड्रामा के जैसा नैरेट क्यों कर रहा है? बिट्टू मिस्टीरियस फेस बनाकर पूछा, मुझे हाई स्कूल बैटल्स के बारे में पता है, क्या तूने इंपीरियल गैंग के बारे में सुना है? मिनगुक ने तुरंत ट्रे का खाना की तरफ देखने और समझने को कहता है, मान ले ये हमारा शहर इस कटलेट की तरह है। बिट्टू उसको बड़े ध्यान से देखता है। मिनगुक कटलेट को काटकर अलग कर लेता है और बोलता है, इंपीरियल गैंग इस कटलेट के आधा हिस्से को पूरी तरह कंट्रोल करती है। मतलब इंपीरियल गैंग हमारे आधे शहर को ये लोग कंट्रोल करते हैं। इंपीरियल गैंग शहर की सबसे बड़ी गैंग्स में से एक है। हमारे शहर के आधे हाई स्कूल्स भी इन्हीं के अंदर आते हैं। लोग कहते हैं इस गैंग में हजारों मेंबर्स हैं। मिन्नगुक कहता है, तू अचानक क्यों पूछ रहा है? बिट्टू सिंपली बोला, बस ऐसे ही पूछ रहा था। लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। बिट्टू हमें बताता है कि कुछ डेडिकेट करके सिर्फ कुछ साल पीसफुली सरवाइव करना फूलिश और टाइम वेस्ट लगता है, क्योंकि मुझे इस क्रैपी वर्ल्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं। जैसे मेरा भाई जिसने मुझे इग्नोर और अबेंडन कर दिया। मैसिव वायलेंट गैंग जो आधा टेरिटरी कंट्रोल करती है, ये उसका इंपीरियल टेरिटरी है। वो क्रेजी बास्टर्ड्स क्या बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो दुनिया से चला गया। मैं ही अकेला हूँ जो उसके डेथ के बारे में जानता हूँ और उसकी दुनिया अब मेरे हाथ में है। लॉस्ट इन थॉट अचानक कमोशन ने उसे रियलिटी में वापस ला दिया। स्कूल बुलीज दूसरे स्टूडेंट्स को हरास कर रहे थे, उनके ट्रेज उलट रहे थे। बुली जिस स्टूडेंट को बुली कर रहे थे वो स्टूडेंट टोटली होपलेस खड़ा था। मिन्नगुक सीन देखकर आउटरेज्ड हो गया। वो जंप करके कन्फ्रंट करने को तैयार था। लकीली बिट्टू ने क्विकली उसे खींच लिया और कहा, अबे भाई तू लड़ने के लिए इतना उतावला कई होता रहता है। बिट्टू कामली रीजनड होकर कहता है, हम क्या कर सकते हैं? तबाही मचाने के बाद बुलीज आपस में हंसते मजाक करते रहे और उस स्टूडेंट को कहते हैं, अबे साले चुपचाप डिशवॉशर से सबको साफ कर देना। वो सारे लोग चले जाते हैं। फिर मिन्नगुक और बिट्टू उस लड़के के पास जाते हैं और बिट्टू कहता है, उठ जा। फिर वो कहता है, अगर हम तीनों मिलकर काम करें तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिट्टू उसे बाद में क्लास 1 में आने को कहता है ताकि अपनी एक टी शर्ट दे सके। बिट्टू फिर उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का कहता है, मेरा नाम देसुल है, और उन दोनों को हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है। और उन्हें ऐसा करते हुए एक बंदा जिसका नाम दोयन है देख लेता है। ये बंदा उनकी हाई स्कूल की गैंग फर्स्ट कॉर्प्स का मेंबर है। फिर सीन बाहर शिफ्ट होता है। देसुल को क्लीन अप करने में मदद करने के बाद दोनों चल दिए। मिन्नगुक कंफ्यूज्ड होकर पूछा, तुझे क्या हो गया बिट्टू? मैं सोचता था तू प्रिटेंड करेगा कि तूने कुछ नहीं देखा। उसने जवाब दिया, हम उन लोगों से फाइट नहीं कर सकते लेकिन क्लीन अप में मदद कर सकते हैं। बिट्टू के थॉट्स अपने भाई की कोल्डनेस की तरफ ड्रिफ्ट कर गए। मैं सिंपली इग्नोर नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूँ। मिन्नगुक उसे बिविल्डर्ड देख रहा था और बिट्टू से कहता है, भाई तूने ये बैंडेज क्यों लगा रखा है? बिट्टू कहता है, अरे यार जवानी में पिंपल हो जाते ना, इसीलिए मैं बैंडेज से छुपा रहा हूँ। लेकिन हम जानते हैं कि बिट्टू कल रात को क्या सीन में फंसा था। दोनों आपस में बात करते हुए जा ही रहे थे कि अचानक नियर बाय एली से आवाज आई, अबे साले इधर आ। ये वही कैफेटेरिया वाला टीम 1 मेंबर होता है जो उनको बुला रहा होता है। मिन्नगुक ने खुद की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या मुझे बुला रहे हो? बुली ने क्लेरिफाई किया, तुम दोनों आओ बेसालों। जैसे ही वे पास पहुंचे, दोयन ने अपना स्लीपर बिट्टू के चेहरे पर मार दिया। बिट्टू के नाक से खून निकल आया। वो तुरंत जमीन पर ढेर हो गया, जबकि दोयन नॉन शैलेंट एक्ट कर रहा था। दूसरे बुली ने मिन्नगुक के पेट में पंचिंग शुरू कर दी। वो दोनों बुली उनको कहते हैं, क्यों बे सालों, क्या तुम लोग मेरे डिश वॉशर का जॉब चुराने करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का नहीं पता है क्या? बोलते हुए दोयन ने अपना पैर बिट्टू की गले पर दबाया। बिट्टू को हार्श ट्रुथ समझ आई। अगर सियोक और चैंग ही के यहाँ ना होने पर भी ये सब स्कम स्कूल में रन जरूर होते थे। बीच में दोयन के फ्रेंड को मुक्का मुक्का लग गया। उस बंदे से मिन्नगुक से कहा, साल तूने मेरे को हिट किया, अब तू देख। बिट्टू हेल्पलेस जमीन पर पड़ा था तो मिन्नगुक को उल्लू का पट्टा कहता है। मिन्नगुक फाइटिंग पोजीशन में खड़ा होकर सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं फाइट बैक के बिना मार नहीं खाने वाला। तभी वो दूसरा बंदा मिन्नगुक पर चार्ज करता है,
लेकिन हमारा मिनगुक उसे ही पंच मार के लिटरली उड़ा देता है। बिट्टू भी लाइक, अबे भाई अभी तक मेरे को लगता था कि ये साला बस फेंकते रहता है, लेकिन ये तो खतरनाक निकला। लेकिन तभी दोयन मिनगुक पर अटैक कर देता है। मिनगुक का एक पंच में लिटरली उसका एक दांत उखाड़ देता है और कहता है साले तेरे को ज्यादा चूल मची है। उसके बाद भी मिनगुक फाइट बैक करने की कोशिश करता है। दोयन ने घुटना उसके चेहरे में मारा। बिट्टू हेल्पलेस देख रहा था अपने फ्रेंड को मार खाते हुए। दोयन बहुत बुरे तरीके से मिनगुक को मार रहा होता है। मिनगुक को बुरी तरह पीटकर उसकी हालत खराब कर देता है और कहता है तुम साले कमजोर कहां से लड़ने आ जाते हो। दोयन मिनगुक को पकड़कर उसके मुंह में सिगरेट का कचरा डालने वाला होता है कि तभी बिट्टू देखता है और अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के डिसाइड करता है। न बिट्टू हिचकिचा के कहता है रुक जाओ दोयन। दोयन पीछे मुड़ता है और कहता है क्या हुआ बे साले, अब तू भी लड़ना चाहता है? बिट्टू कहता है ऑफ कोर्स नॉट, और वो एक चेयर बन के कहता है मैं आज से तुम्हारा चेयर हूँ तो तुम ऐसे खड़े मत रहो, आके मुझ पर बैठ जाओ। ये देखकर दोयन कहता है साले तू तो बड़ा समझदार है, अपने दोस्त को सिखाता क्यों नहीं है? दोयन कहता है अब जब भी मैं बुलाऊं तो आकर चुपचाप चेयर बन जाना। तभी स्कूल की बेल बज जाती है। वो अपनी सिगरेट मिनगुक के ऊपर फेंक देता है। वो जाते जाते अपने दोस्त को बोलता है उठ जाने साले, बेल बज गई है, तू कैसा बुली है, एक नूब से पीट गया। और दोयन जाने लगता है। बिट्टू मिनगुक को संभालता है और कहता है हमें उस पर गैंग बनाकर हमला करना होगा। मिनगुक कहता है हम दोनों आखिर क्या कर सकते हैं, क्या तूने देखा नहीं वो कितना फास्ट है? बिट्टू कहता है तो 10 लोग कैसे रहेंगे? मिनगुक कहता है उसको देखकर लगता है वो तो 10 लोगों को भी अकेला संभाल लेगा। फिर बिट्टू कहता है तो फिर 100 से भी ज्यादा बंदे कैसे रहेंगे? फिर सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है। बिट्टू अपनी क्लास में बैठा हुआ फोन में टाइम देख रहा होता है जहां 8:24 हो रहे होते हैं। तभी मिनगुक क्लास में अचानक आता है और गेट पे आके जोर से चिल्लाता है। क्लास के सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं। मिनगुक उसके पास आता है और कहता है बिट्टू मेरे साथ चल और देख वहां क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट एक क्लास के सामने खड़े होकर क्लास के अंदर देख रहे थे। मिनगुक बिट्टू को दिखाता और सामने देखने को बोलता है देख भाई ये क्या हो रहा है। सभी लोग खड़े होकर क्लास की तरफ देखते हैं। सीन देखकर बिट्टू शॉक्ड होता है और फिर हम देखते हैं दोयन जो कि देसुल के लिए चेयर बना हुआ है और बैठने वाला देसुल नर्वस दिख रहा है। वो सोच रहा होता है कि ये सीन उल्टा कैसे हो गया भाई। बुली दोयन देसुल से पूछ भी रहा था क्या इतनी हाइट ठीक है, तुम कहो तो मैं खुद को थोड़ा एडजस्ट कर लूं। तभी वहां दोयन का वही फ्रेंड आता है और सीन देखकर शॉक्ड होता है। फिर बोलता है दोयन तुम ठीक तो हो ना, ये सब क्या कर रहा है भाई? दोयन का फ्रेंड देसुल को धक्का देकर दोयन के ऊपर से हटा देता है। गुस्से से बोलता है साले तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे भाई के ऊपर बैठेगा, और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी दोयन अपने ही दोस्त को एक पंच मार देता है। ये देखकर उसका दोस्त शॉक्ड हो जाता है। दोयन गुस्से से मुंह फाड़ते हुए अपने दोस्त को कहता है साले कमीने क्या तू मुझे मरवाना चाहता है? फिर दोयन अपने आसपास देखते हुए पूरे तरीके से डरा हुआ माफी मांगते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, ये मैंने नहीं किया। वो ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि इंपीरियल गैंग ने उसे कहा है हमारे बॉस की आंखें सब जगह हैं। सभी लोग ऐसा करते हुए दोयन को देखते हैं कि इसको आज क्या हो गया है। फिर सीन दोपहर के 1 बजे का दिखाया जाता है जहां दोयन नंगा होकर ग्राउंड के चक्कर काट रहा होता है। विंडो से कुछ स्टूडेंट्स नीचे उसे ही देख रहे होते हैं। उनमें से कुछ कह रहे होते हैं देखो वो साला दोयन क्या कर रहा है, और वो कमीना बिना कपड़ों के नंगे पैर 1 घंटे से ग्राउंड में दौड़ रहा है। और हमें बताया जाता है ये सब करवाने वाला बिट्टू है। बिट्टू बिल्डिंग की छत पर खड़ा होकर अपने आप को सिग्मा समझते हुए बड़बड़ाता है ये सब जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजेदार है, और फोन देखते हुए कहता है मैं अपने भाई के बंदों का इस्तेमाल करके उन सबको खत्म कर दूंगा। और शाम का व्यू का आनंद लेते हुए कहता है मैं ये करके ही रहूंगा। फिर हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहां इंपीरियल गैंग जो एक एक करके सारे फर्स्ट कॉर्प्स के मेंबर्स का शिकार कर रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि दोयन भाग रहा होता है। सामने इंपीरियल गैंग के 2 बंदे खड़े होते हैं। एक बोलता है कि मेरे पैर दुख रहे हैं, भागना बंद कर बे साले। तभी इंपीरियल गैंग के और 2 बंदे आ जाते हैं। सब लोग मिलकर दोयन को घेर लेते हैं। दोयन पूछता है तुम सब इस तरह से क्यों हो, और डरा हुआ दोयन कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। इंपीरियल गैंग का एक बंदा कहता है जब कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा है बेसाले। फिर वो उसको मारने का ऑर्डर देता है और फिर वो लोग मिलकर उसको बहुत मारते हैं। इसी तरह फर्स्ट कॉप के और भी मेंबर्स को इंपीरियल गैंग के लोग ढूंढ ढूंढ के कुत्ते की तरह मारने लगते हैं। वो सब फर्स्ट कॉप्स के फर्स्ट ईयर के सभी मेंबर्स को कुत्ता बना बना के मारते हैं।
एक बंदा चोई होसू जो बाइक राइड कर रहा होता है। इंपीरियल गैंग के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो फ्रस्ट्रेट होके बोलता है, साले ये कौन लोग हैं जो मेरा पीछा कर रहे हैं। तब तक उसको सामने एक बेसबॉल बैट से सीधे मुंह पे अटैक लगता है। वो बंदा बाइक से उड़ जाता और नीचे गिर जाता है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं फर्स्ट कॉर्प्स का सेकंड इन कमांडर मिंजो को, जो कहता है कुल मिलाकर 20 फर्स्ट कॉर्प्स के मेंबर जो सारे फर्स्ट ईयर में थे, उन सबको इंपीरियल गैंग ने बहुत बुरी तरह मारा है। वो पिछले 2 दिनों से मार खा रहे हैं। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? फर्स्ट कॉर्प्स का लीडर जिसका नाम गनहू होता है, वो कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है इंपीरियल गैंग ऐसा क्यों कर रही है? उन्होंने पहले तो कभी हमारे बारे में सोचा भी नहीं, और ऐसा भी नहीं कि हमने यूनियन ज्वाइन कर लिया हो। हम तो बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन हम यूनियन के साइड भी नहीं है। ये बस हमें जर्क जैसे देख सकते हैं। मिंजो कहता है, मुझे लगता है उन लोगों को भाड़े के गुंडों की तरह हायर किया गया है। फिर वो बोलता है, क्या हमें यूनियन की साइड हो जाना चाहिए? फिर वो आगे कहता है कि ये शायद एक कॉन्ट्रैक्ट अटैक हो सकता है। फर्स्ट कॉर्प्स का लीडर गनहू फिर सिगरेट निकालता है, सिगरेट जलाता है और कहता है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? मिंजो गनहू को समझाता है कि भाई ये पक्का एक कॉन्ट्रैक्ट अटैक है। वो एक्सप्लेन करता है कि अगर इंपीरियल गैंग अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए हम पर अटैक करते तो वो हम थर्ड ईयर के पीछे आते, ना कि फर्स्ट ईयर्स के। पर यहाँ अटैक सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले मेंबर पर ही हुआ है। वो कहता है, और मुझे नहीं लगता वो हमारे लो रैंकिंग मेंबर्स में अपनी एनर्जी वेस्ट करते। पर अगर तुम देखोगे तो जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसका शिकार सिर्फ फर्स्ट ईयर के ही मेंबर्स थे। और वो सिगरेट पीते हुए बोलता है कि मैं गैस कर रहा हूँ, ये शायद एक सिंपल प्रॉब्लम है। गनहू आगे कहता है, आखिर किस साले ने इंपीरियल गैंग को फर्स्ट कॉर्प्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा? मिंजो बोलता है कि भाई जरूर कोई फर्स्ट ईयर का ही कोई बास्टर्ड होगा जो बुली हुआ होगा। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। वो उनसे कहता है, उल्लू के पट्टों, तुम स्टूडेंट होकर सिगरेट फूंक रहे हो, तुमको पता नहीं है क्या यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते? वो दोनों उसको इग्नोर करके आपस में बात करना कंटिन्यू रखते हैं। गनहू गुस्से से कहता है, पता लगाओ फर्स्ट ईयर के किस साले ने ये किया है। फिर वो आदमी गुस्सा होकर उनको डांटने लगता है, क्या तुम इसे बंद नहीं करोगे? तुम कौन से स्कूल से हो तुम लोग? गनहू उसे एक पंच मारकर सुला देता है और उसके मुंह में केन डाल देता है। वहीं बैठ जाता है और कहता है, हम इंपीरियल गैंग के साथ तो पंगा नहीं ले सकते, लेकिन हमारी तरफ से चीजें तो ठीक कर ही सकते हैं। उस साले फर्स्ट ईयर को मेरे पास ढूंढ कर लाओ। मिंजो कहता है, ठीक है, और इसके लिए मेरे पास एक आइडिया भी है। फिर हम देखते हैं बिट्टू और मिनगुक आपस में बात कर रहे हैं। मिनगुक बोलता है कि मेरे क्लास का बुली आज स्कूल नहीं आया। बिट्टू बस हाँ में जवाब देता है। फिर मिनगुक बोलता है, मैंने सुना है वो कहीं हॉस्पिटल में है। मिनगुक आगे बोलता है कि मैंने सुना है फर्स्ट कॉर्प्स के सभी बंदे किसी गैंग से बहुत मार खा रहे हैं। बिट्टू कहता है कि क्या ही फर्क पड़ता है। मिनगुक सोचता है, अगर कोई भी बुली नहीं होंगे तो स्कूल लाइफ और अच्छा होगा। फिर वो अपने स्कूल लाइफ में किसी हॉट फीमेल स्ट्रीमर से दोस्ती करके उसके साथ घर बसा सकेगा। ये सोचते हुए वो ब्लश मार रहा होता है। देख रहे हो भाइयों अपने मिनगुक का ड्रीम। वे दोनों एक दूसरे को सी यू लेटर बोल के अपने अपने क्लास चले जाते हैं। फिर सीन बिट्टू पर शिफ्ट होता है, जो क्लास में चुपचाप बैठा होता है। बिट्टू अपने बड़े भाई का फोन निकालता है और अपना सर नीचे करके एक किलर स्माइल के साथ कहता है, मैं आधे फर्स्ट कॉर्प्स मेंबर को तो सबक सिखा दिया है, सिर्फ कुछ बुलीज ही यहाँ से आज गायब हैं। तो हमारा स्कूल कितनी ज्यादा पीसफुल जगह बन चुका है। अब कोई भी हमसे बिना बात के लड़ाई नहीं कर रहा, सभी कितने खुश लग रहे हैं और कोई भी बिना बात के नहीं पिट रहा। यही स्कूल लाइफ हम सब डिजर्व करते हैं। मैं तो यहाँ अपने बच्चों को भी भेजूंगा। फिर वो अचानक सीरियस होकर सोचता है, लेकिन अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। भले ही मैंने 20 फर्स्ट कॉर्प्स के मेंबर पिटवा दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ बहुत ज्यादा कचरा बाकी है। जब तक बड़े बुलीज जो थर्ड ईयर में हैं, उन सालों के रहते यहाँ कभी शांति नहीं रहेगी। मुझे जितना जल्दी हो सके उनसे छुटकारा पाना होगा और इंपीरियल गैंग के बंदे मेरा ये काम बड़ी आसानी से कर देंगे। आखिर मेरे भाई ने इनके साथ ऐसा क्या किया था जो ये इतने ज्यादा लॉयल हैं। मैं जो भी मैसेज डालता हूँ वो बिना सवाल किए फॉलो करते हैं और कोई भी मुंह जैसे बंदे पर इतनी बड़ी गैंग को ऑर्डर देने का शक नहीं करेगा। चलो अब देखते हैं मैं किसका नंबर लगाऊं। तभी एक बंदा वहां आकर कहता है, ओए बिट्टू, तुमको टीचर ने ऑफिस रूम में बुलाया है वीकली ड्यूटी के लिए। फिर बिट्टू थोड़ा डर जाता है, सोचता है यार मेरे को बहुत अजीब फील क्यों हो रहा है, मानो मेरे साथ कुछ गलत होने वाला हो। पहले तो बिट्टू अपना वही फोन क्लासरूम में छोड़कर जा रहा था, लेकिन फिर वो
उसे अपने साथ ही ले जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो क्लास से बाहर निकलता है, बोलते हुए कि ये वीकली ड्यूटी कितना बेकार होता है यार। निकलते ही उसे एक फर्स्ट कॉर्प्स का मेंबर मिल जाता है। वो बुली दूसरे क्लास के एक लड़के को पकड़ हुआ जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा होता है और वो बिट्टू को भी अपने आप को फॉलो करने को बोलता है। फिर बिट्टू को भी एक हाथ से जकड़ कर ले जाते हुए कहता है कि तुझे मेरे होमरूम टीचर ने बुलाया है। फिर सीन ऑडिटोरियम पर शिफ्ट होता है, जहां बिट्टू देखता है वहां और भी लोग आए हैं। वो देसूल को भी देखता जो आया हुआ है और वो डर से कांप रहा होता है। फर्स्ट कॉर्प्स का डायरेक्टर मिंजो सामने आता है और बोलता है, मेरा नाम गो मिंजो है, मैं 3rd ईयर से हूँ। मैंने तुमको यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर्स के मेंबर्स पर हमला करवा रहा है और मुझे पूरा यकीन है वो तुम में से ही एक है। ये सुन के मानो बिट्टू की सांसें रुक सी गई हों। उसका हार्ट बीट इतनी तेजी से चलने लगता है कि वो खड़े खड़े निपट जाएगा। बिट्टू डर के मारे सोचता है आखिर कैसे इन्होंने ये इतनी जल्दी पता लगा लिया कि फर्स्ट ईयर का ही कल्प्रिट हो सकता है। हमें फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गनहू और मिंजो आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर गनहू मिंजो से पूछता है कि तुम आखिर कैसे पता लगाओगे। मिंजो कहता है कि हम सिर्फ उसी बंदे को उठाएंगे जो पहले से बुली होते आ रहे हैं। इससे हमारा सस्पेक्ट और भी ज्यादा हमारे करीब आ जाएगा। मिंजो गनहू से कहता है कि तुमको याद है पिछले दिनों एक फर्स्ट ईयर का मेंबर ग्राउंड पर नंगा भाग रहा था। हमें पता लगाना होगा कि वह किस किस को बुली करता है क्योंकि ये सब उसी इंसिडेंट्स के बाद से स्टार्ट हुआ है। वो उसी दिन से ही फर्स्ट कॉर्प्स के मेंबर पर हमला होना भी शुरू हुआ है। फिर सीन ऑडिटोरियम में वापस आता है जहां पर बिट्टू पूरी तरीके से डरा हुआ शॉक्ड है। मिंजो फिर कहता है कि मैं तुम लोगों को एक चांस दे रहा हूँ, वह कल्प्रिट अपने आप को खुद ही सामने ले आए तो अच्छा होगा। फिर वह सबसे कहता है कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा और अपने बंदे को ऑडिटोरियम का गेट अंदर से लॉक करने को बोलता है। बिट्टू वहीं खड़ा होकर सोच रहा होता है कि भाई अब मैं क्या करूं, और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वह इस सिचुएशन में क्या कर सकता है। फर्स्ट कॉर्प्स वाले उन बंदों को मारना स्टार्ट कर देते हैं और उनके फोन्स चेक करना शुरू कर देते हैं। बिट्टू डर से आसपास देखता है कि वो क्या करे। उसके बगल में देसूल खड़ा होता है जो डर से कांप रहा होता है। बिट्टू सोच रहा होता है कि क्या मैं अभी के अभी इंपीरियल गैंग को यहाँ बुलाकर युंगिल हाई स्कूल को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दूं। फिर वो सोचता है नहीं, अगर मैं फोन निकालूंगा तो तुरंत एक्सपोज हो जाऊंगा। मिंजो और एक बंदा बारी बारी सबका फोन चेक कर रहे होते हैं और उनका ध्यान उधर ही होता है। बिट्टू सोचता है बस यही राइट मोमेंट है। वो अपना फोन जैसे ही निकालता है, मिंजो एक डेविल की तरह उसके सामने आ जाता है और कहता है क्यों बे साले तू ये क्या कर रहा है, और एक भयानक लुक के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो भाइयों, इस सीरीज को अब मैं चैनल पर रेगुलर कंटिन्यू करने वाला हूँ क्योंकि इस चैनल पे आपको हर सीरीज के सारे चैप्टर के वीडियो देखने को मिलते हैं। कोई भी मानवा सीरीज बीच में नहीं छोड़ी जाती और यकीन मानो इसके आने वाले पार्ट्स पहले से भी ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं। सबसे जरूरी बात, अब इसके अगले वीडियो पार्ट्स में आएंगे और मैं हर दूसरे दिन तुम्हारे लिए लंबे लंबे वीडियो लेकर आता रहूंगा। कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी और अब तक का सबसे पसंदीदा मोमेंट कौन सा था। और हाँ भाई, 17 जून को तुम्हारे भाई का बर्थडे है तो कमेंट में एक छोटी सी बर्थडे विश जरूर कर देना, पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। और परसों ही मैं इसका अगला पार्ट लगभग 1 घंटे की लंबी एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आने वाला हूँ क्योंकि मैं मानवा को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि पूरे सीन और डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग में थोड़ा समय लग जाता है। तो भाई, इतनी मेहनत के लिए एक तगड़ा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और बर्थडे विश करना मत भूलना याद से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।